ई व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आप सबका एक बार मैं दिलीप सिंह पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ई व्याख्यान श्रृंखला का हमारा विषय रहेगा भारतीय शासन व्यवस्था में दबाव समूह। एशियाई राजनीति का तीन प्रमुख विद्वानों काहिन, पार्क और टिंकर ने भली भांति अध्ययन किया और यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया कि दबाव समूहों एवं हित समूहों की जो भूमिका पश्चिमी शासन व्यवस्थाओं में नजर आती है वैसी गैर पश्चिमी देशों या एशियाई देशों में नजर नहीं आती। इन विद्वानों का यह भी कहना था कि गैर पश्चिमी शासन व्यवस्था में यदि दबाव समूह प्रभावी भूमिका निभाने लगे तो इन देशों में लोकतंत्र और मजबूत होगा तथा इन देशों में राजनीतिक विकास में तीव्र गति से वृद्धि होगी। इन तीनों विद्वानों की बात आंशिक रूप से ही सत्य कही जाती है, क्योंकि भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में सदैव से ही दबाव समूहों की भूमिका रही है। आज भारत में अगर देखा जाए तो सार्वजनिक मताधिकार, सभी को प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने का अधिकार, मताधिकार, राजनीतिक अधिकारों में वृद्धि, जनता को प्राप्त कुछ विधिक और सामाजिक अधिकार, ऐसे कुछ मूलभूत अधिकार हैं जिनके माध्यम से दबाव समूह एक तरह से राष्ट्र शासन व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत के संदर्भ में यदि हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाते हैं कि भारत देश की स्वतंत्रता और आधुनिक गणतंत्र की स्थापना से पूर्व भी भारत में अनेक दबाव समूह मौजूद थे। चूंकि भारत में अंग्रेजों के शासन के सुदृढ़ीकरण के उपरांत अनेक प्रकार की कुरीतियों की ओर भारत के ही लोगों का ध्यान गया और इस दौरान अनेक संस्थाओं जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि की स्थापना हुई। इन संस्थाओं या संगठनों ने एक तरह से दबाव समूह की भूमिका निभाई और अनेक बार ऐसा देखा गया कि इन संस्थाओं की मांग पर शासन को कुछ सामाजिक सुधारों की ओर प्रवृत्त होना पड़ा, भले ही इसे लोकप्रियता के विरुद्ध माना गया। जैसे राजा राममोहन राय के प्रयासों से भारत में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो कहा जा सकता है कि सती प्रथा भारत के जनमानस में बनाई हुई थी, किंतु ब्रह्म समाज की ही यह देन रही कि अंग्रेजों ने एक सामाजिक सुधार की ओर बढ़े। इसी प्रकार यदि हम आगे चलकर देखें तो वर्ष 1885 में कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो यह कोई राजनीतिक दल नहीं थी, अपितु एक दबाव समूह के रूप में ही स्थापित हुई संस्था थी। इस संस्था ने दबाव समूह के रूप में ही कार्य करना प्रारंभ किया और अपनी रीति नीतियों जैसे जुलूस, प्रदर्शन, धरने, प्रार्थना, निवेदन आदि के द्वारा ब्रिटिशों को अनेक बार अपनी मांगें मनवाने को विवश किया। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही एक और दबाव समूह सामने आया और इस मुस्लिम लीग नामक दबाव समूह का तो प्रभाव यह हुआ कि अपनी स्थापना के 40 वर्षों में ही इसने हिंदुस्तान को बंटवारे का एक दर्द दे दिया। तो देखा जाए तो कहा जा सकता है कि भारत में दबाव समूह की भूमिका सदैव से ही बनी रही है। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के उपरांत कांग्रेस जैसे कुछ दबाव समूह और मुस्लिम लीग भी अपने आप को राजनीतिक दलों के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिया। इस प्रकार देखा जाए तो भारत में दबाव समूहों की ऐतिहासिक रूप से समृद्ध परंपरा रही है। प्रोफेसर मॉरिस जोन्स का मानना है कि यदि भारतीय शासन व्यवस्था को हम आद्योपरांत या सांगोपांग समझना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम गैर सरकारी एवं अज्ञात संगठनों की गतिविधियों का अध्ययन अवश्य करें। भारतीय राजनीति में दबाव समूहों को समझने के लिए आवश्यक है कि हम आर्मंड पावेल के 4 प्रकार के दबाव समूहों के वर्गीकरण का सहारा लें। आर्मंड पावेल ने 4 प्रकार के दबाव समूह शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत चिन्हित किए हैं, जिन्हें वह संस्थानात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, गैर समुदायात्मक दबाव समूह तथा प्रदर्शनात्मक दबाव समूह कहता है। और इसी आधार पर हम भारत में दबाव समूहों की भूमिका और कुछ प्रमुख दबाव समूहों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय राजनीति में संस्थानात्मक दबाव समूह की। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में इस बारे में चर्चा की थी कि संस्थानात्मक दबाव समूह विधानमंडलों, नौकरशाही, सेना जैसे संस्थाओं में
बटे रहते हैं और इन्हीं के अंतर्गत स्वायत्त अथवा नियंत्रित रहकर कार्य करते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी यह बात कही जा सकती है कि भारतीय राजनीति में संस्थानात्मक दबाव समूहों का अत्यधिक महत्व है। भारत में राजनीतिक दलों के अंतर्गत एक गुट होता है जो कि अपने आप को इतनी अधिक मजबूत स्थिति में कर लेता है कि उस गुट या समूह की बात को टालना दल के नेतृत्व के लिए सदैव संभव नहीं होता। इसे सामान्य परिस्थितियों में दलों के अंतर्गत आला कमान या हाई कमान के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह भी होता है कि इन समूहों के पास एक तरह से सुदृढ़ आधार होता है। ये दबाव समूह न केवल प्रभावशाली होते हैं अपितु इनकी संख्या भी अधिक होती है और यह निर्णय प्रक्रिया का भाग भी होते हैं। विधानमंडलों के अंतर्गत भी संस्थानात्मक दबाव समूह भारत में पाए जाते हैं, जहां कुछ एक दल जो शासन सरकार में स्थित दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में सरकार का अंदर से या बाहर से समर्थन करते हैं और ऐसी स्थिति में दबाव समूह की भूमिका निभाने लगते हैं। सेना जैसे क्षेत्रों में भी जहां अधिकारियों आदि के एक वर्ग होता है और वह अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए सेना में अपनी प्रभावी भूमिका निभाता रहता है। नौकरशाही के अंतर्गत भी ऐसे अनेक संगठन हैं जिनके माध्यम से ये नौकरशाह अपनी बात को उचित पटल पर रखते हैं और अपनी बातों को मनवा लेते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो भारतीय राजनीति में संस्थानात्मक दबाव समूह की भूमिका सदैव से ही महत्वपूर्ण रही है और यह दिनों दिन वृद्धि करती जा रही है। अब हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में समुदायात्मक दबाव समूह की। समुदायात्मक दबाव समूह एक विशिष्ट हित की लक्ष्य को लेकर संगठित किए जाते हैं और इनका लक्ष्य सदैव अपने उसी विशिष्ट हित की अभिवृद्धि करना ही होता है। वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यदि हम देखें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक विस्तृत भूमिका जिन दबाव समूहों द्वारा निभाई जाती है वे समुदायात्मक दबाव समूह ही हैं। समुदायात्मक दबाव समूह अपने विशिष्ट आधारों पर संगठित होते हैं, जैसे विद्यार्थियों के दबाव समूह या छात्रों या फिर कृषकों के दबाव समूह, औद्योगिक घरानों के दबाव समूह। इस प्रकार इन दबाव समूहों के द्वारा अपने हितों की अभिवृद्धि के लिए सरकार पर दबाव बनाने का नियत रूप से प्रयास किया जाता है। समुदायात्मक दबाव समूह के अंतर्गत श्रमिक संगठनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में सदैव से ही जब स्वतंत्रता के उपरांत श्रमिक संगठन निरंतर रूप से कार्यरत रहे हैं और श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए कार्य करते रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो साम्यवादी दलों का श्रमिक संगठनों के विकास हेतु महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे अस्वीकार करना ठीक नहीं रहेगा। भारत में श्रमिक संगठनों के दबाव समूह विभिन्न राजनीतिक दलों से संबद्ध हैं। जैसे साम्यवादी दल का श्रमिक संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस काम करता है। हिंद मजदूर सभा सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में काम करती रही है, जबकि हिंद मजदूर पंचायत जनसंघ के नेतृत्व में काम करते हैं। वर्तमान में भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से संबद्धता रखते हुए कार्य करता है। इसी प्रकार व्यावसायिक हितों की दृष्टि से देखें तो भारत में एसोचैम, फिक्की आदि दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। फिक्की ने तो जिसे पूर्ण नाम से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहा जाता है, एक तरह से लाइजन ऑफिसरों की नियुक्ति की है, जो कि संसद के सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित कर अपने दबाव समूह के संबंधित हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने का आग्रह करते हैं और इस संबंध में आंकड़े और अन्य सूचनाएं इन्हें उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो कृषक आंदोलन वर्तमान में जो दिल्ली के अंतर्गत चल रहा है, वह भी किसान आंदोलनों का एक दबाव समूह का तरीका है। वास्तव में भारत में अनेक किसान संगठन हैं जो कि दबाव समूह की भूमिका निभाते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा, हिंद किसान पंचायत, संयुक्त किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान संघ आदि ऐसे संगठन हैं जो कि दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। विद्यार्थियों के संगठन भी दबाव समूह की भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा
छात्रों के हित के लिए निर्णय लिए जाने के लिए सरकार पर सदैव बाध्यता की स्थिति बनाई रखी जाती है और अनेक बार भारत में छात्र आंदोलन भी हुए हैं। आपातकाल के दौरान माना जाता है कि वर्तमान में विद्यार्थी संगठन विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, जैसे कांग्रेस के एक अनुगामी संगठन के रूप में एनएसयूआई नामक छात्र संगठन कार्य करता है, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। इसी प्रकार स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का संबंध साम्यवादी दल से है और ये विद्यार्थी संगठन विभिन्न प्रकार से देखा जाए तो हड़ताल, घेराव, बंद आदि के माध्यम से सरकार पर अपना दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों के संगठन भी समुदायात्मक दबाव समूह की स्थिति में आते हैं। भारत में रेलवे का जो श्रमिक या रेलवे का जो कर्मचारी संगठन है वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण दबाव समूह की भूमिका निभाता है और विगत कई वर्षों में देखा गया है कि रेलवे कर्मचारियों के दबाव के आगे सरकार को झुकना भी पड़ा है। इसी प्रकार धार्मिक आधार पर बने समुदायात्मक दबाव समूह भी अनेक भारत में मौजूद हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद, कायस्थ सभा, भारतीय ईसाइयों की अखिल भारतीय परिषद, पारसी एसोसिएशन आदि ऐसे प्रमुख दबाव समूह हैं जो अपने हितों की अभिवृद्धि के लिए कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय राजनीति में असमुदायात्मक दबाव समूहों की। असमुदायात्मक दबाव समूह अनौपचारिक रूप से अपने हितों की अभिवृद्धि करते हैं और इनके संगठित संघ नहीं होते और इन परंपरागत दबाव समूहों में सांप्रदायिक और धार्मिक समुदाय, जातीय समुदाय, गांधीवादी समुदाय, भाषाई आधारों पर बने समुदाय आदि होते हैं। इन संगठनों की पृथक संस्थाएं होती हैं, जैसे पाठशालाएं, महाविद्यालय, छात्रावास आदि स्थापित करते हैं तथा अपनी पृथकता बनाए रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील बने रहते हैं। भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकांश संगठन इसी प्रकार के हैं। चूंकि इन दबाव समूहों की पहुंच नीति निर्माताओं तक नहीं होती, इसलिए ये स्थानीय और राज्य स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाते हैं तथा निर्वाचनों के दौर में सक्रिय होकर निर्वाचित प्रत्याशियों को सदन में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अनेक बार इनके द्वारा चुने गए प्रत्याशी इनके हितों की अभिवृद्धि के लिए सदन में पुरजोर मांग उठाते हैं। जाति के आधार पर बने दबाव समूह असमुदायात्मक दबाव समूह कहलाते हैं। तमिलनाडु में नडार जाति संघ, आंध्र प्रदेश में कामा और रेड्डी जातीय समुदाय, कर्नाटक में लिंगायत और वोकलिंगा समुदाय, राजस्थान में जाट, राजपूत, गुर्जर और मीणा समुदाय तथा गुजरात में क्षेत्रीय महासभा जैसे आदि संगठन हैं जो कि जाति के आधार पर बने हैं और दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। अनेक गांधीवादी संगठन भी शासकीय नीतियों को प्रभावित करते हैं। सर्व सेवा संघ, सर्वोदय, भूदान, खादी ग्रामोद्योग संघ आदि ऐसे ही दबाव समूह हैं जो गांधीवादी नीतियों को अपने प्रचार प्रसार का माध्यम बनाकर गांधीवादी नीति के आधार पर संगठित होते हैं और सरकार पर दबाव बनाते हैं कि वे गांधीवादी नीतियों को लागू करें। भाषाई आधार पर भी दबाव समूहों की स्थापना की जाती है। वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ही किया गया था, जब पंजाब से अलग कर हरियाणा बना और आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से अलग कर बनाया गया। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि विभिन्न राज्यों का गठन एक तरह से भाषाई आधार पर ही होता है। वर्तमान में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों के मध्य हिंदी के संदर्भ में वाद विवाद चलता रहा है और एक प्रकार से दक्षिण भारत में हिंदी के विरोध में अनेक दबाव समूहों की स्थापना हुई है जो कि हिंदी विरोध के नाम पर अपने राजनीतिक और अन्य लक्ष्यों की पूर्ति का प्रयास करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो असमुदायात्मक दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारतीय राजनीति को सदैव से प्रभावित करते रहे हैं और असमुदायात्मक दबाव समूह ही एक तरह से देखा जाए तो भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावी दबाव समूह हैं। अब बात करते हैं भारतीय राजनीति में प्रदर्शनकारी या प्रदर्शनात्मक दबाव समूहों की। प्रदर्शनात्मक दबाव समूह तात्कालिक घटना का परिणाम होते हैं और सामान्यतः इनका कोई संगठन नहीं होता, अपितु किसी घटना के विरोध में एकत्रित होकर यह कोई
या फिर किसी मुद्दे को लेकर के ये एकत्रित होते हैं, किंतु इनके जो द्वारा जो साधन अपनाए जाते हैं वो पूर्णतः गैर संवैधानिक होते हैं। इनके द्वारा हिंसा, आगजनी, मारपीट, विरोध प्रदर्शन, धरने आदि का हिंसक रूप देखने को मिलता है और इस कारण सरकार अनेक बार दबाव में आकर इन प्रदर्शनात्मक दबाव समूहों की बातों को स्वीकार भी करती है। इस प्रकार हमने इस व्याख्यान के अंतर्गत यह जाना कि भारतीय राजनीति में 4 प्रकार के दबाव समूहों की क्या भूमिका है और भारतीय राजनीति में कौन-कौन से प्रमुख दबाव समूह प्रचलित हैं। अब हम बात करते हैं भारत में दबाव समूहों की विशेषताओं के बारे में। प्रोफेसर मायरन वीनर की रचना पॉलिटिक्स ऑफ सिक्योरिटी तथा प्रोफेसर स्टैनली कोचनेक की रचना बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया 2 प्रमुख ऐसी रचनाएं हैं जिनमें भारत में दबाव समूहों की विस्तृत और विश्लेषणात्मक विवेचना की गई है और इन रचनाओं के या इन विद्वानों के विचारों के आधार पर भारतीय दबाव समूहों की कुछ विशिष्ट विशेषताओं को रेखांकित भी किया जा सकता है। जैसे भारत में सर्वाधिक प्रभावित करने वाले दबाव समूह जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर संगठित किए होते हैं और यही निर्णायक दबाव समूहों की भी भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो भारतीय राजनीतिक दल भी दबाव समूहों के जातिगत और भाषाई आधारों पर ही एक संगठित होते हैं और इन्हीं के आधारों पर इन्हीं दबाव समूहों के दबाव में आकर के कार्य करते हैं। भारत में समुदायात्मक दबाव समूहों का सर्वाधिक प्रभाव माना जाता है और इन समुदायात्मक दबाव समूहों का राजनीतिक दलों पर पर्याप्त नियंत्रण भी होता है। इन दबाव समूहों को दल के पीछे दलीय सत्ता कहा जाने लगा है, किंतु यह भी एक विचित्र सत्य है कि प्रमुख व्यावसायिक हित समूह दलीय नियंत्रण से स्वायत्त हैं। इसी प्रकार अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए कतिपय राजनीतिक दलों ने अर्धसैनिक स्वरूप वाले गुप्त संगठनों का भी निर्माण कर लिया है। यदि भारत में दबाव समूहों की भूमिका को निष्कर्ष के रूप में व्याख्या किया जाए तो कहा जा सकता है कि भारत में असमुदायात्मक दबाव गुट सर्वाधिक प्रभावशाली हैं और उनमें भी जाति का प्रभाव सर्वाधिक है। इसके बाद संस्थानात्मक दबाव समूह आते हैं और इन दबाव समूहों ने भी भारतीय राजनीति को पर्याप्त प्रभावित किया है। समुदायात्मक दबाव समूहों में वर्तमान में फिक्की नामक संगठन ही प्रभावशाली है और इन अनेक प्रकार से यह संगठन अपने कार्य के प्रति संलग्न रहते हैं।